आज हम कक्षा 7 की संस्कृत के चौथे पाठ जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग में उच्चारणम कुरुत अर्थात दिए गए कठिन शब्दों का उच्चारण करना है। ये शब्द इस प्रकार हैं: उपरि, अधः, उच्चै, नीचै, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा और एकदा। इसके बाद इसके दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत अर्थात नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स में से अव्यय के उचित पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ये शब्द हैं अलम, जो कि तृतीया विभक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अंतः, जिसका अर्थ है अंदर, बहि, जिसका अर्थ है बाहर, अधः अर्थात नीचे और उपरि अर्थात ऊपर। पहले वाक्य में उपरि शब्द को लिखते हुए पूरा वाक्य बनेगा वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति अर्थात पेड़ के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। दूसरे वाक्य में अलम शब्द का प्रयोग होगा। वाक्य बनेगा अलम विवादेन अर्थात विवाद करना बंद करो। तीसरे वाक्य में बहि शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य होगा वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ अर्थात वर्षा के समय में घर से बाहर मत जाओ। चौथे वाक्य में अधः शब्द का प्रयोग होगा और पूरा वाक्य बनेगा मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति अर्थात मंच के नीचे श्रोतारः अर्थात सुनने वाले श्रोतागण बैठे हुए हैं। और अंतिम वाक्य में अंतः शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा वाक्य बनेगा छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति अर्थात सभी विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरे भाग में अशुद्धम पदम चिनुत अर्थात अशुद्ध शब्द को चुनकर अलग लिखिए। इसके पहले शब्द समूह में गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, परंतु यहाँ गम की धातु रूप को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। इसका शुद्ध रूप होगा गच्छन्ति। इस प्रकार गमन्ति, जो कि अशुद्ध शब्द है, इसको अलग लिखा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे शब्द समूहों में तृतीया विभक्ति के शब्द रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण में गजेण शब्द अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि इसका शुद्ध रूप बनता है गजेन और यहाँ अण का प्रयोग किया गया है, जो कि अशुद्ध है। तीसरे शब्द समूहों में लतया, मातया, रमया और निशया, जो कि स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हैं, इनमें मातया अशुद्ध शब्द माना जाएगा, क्योंकि माता की तृतीया विभक्ति मात्रा होती है, जबकि यहाँ मातया लिखते हुए इसे अशुद्ध कर दिया गया है। चौथे शब्द समूहों में लते, रमे, माते और प्रिय, जो कि संबोधनवाचक शब्द हैं, इनमें माते शब्द अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि माता का संबोधन एक वचन में माता ही होता है। और अंतिम शब्द समूहों में लिखती, गर्जती, फलती और सेवती में, जो कि धातु रूप से संबंधित है, इनमें सेवती को अशुद्ध शब्द माना जाएगा, क्योंकि ये आत्मनेपद की लकार है, जिसका एक वचन होगा सेवते। अभ्यास का चौथा भाग मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत अर्थात दिए गए हेल्प बॉक्स में से समानार्थक पद जो कि एक समान अर्थ के हों
उनको चुनकर लिखना है। पहला शब्द है प्राप्य। इसका अर्थ होता है प्राप्त करके। इसका समानार्थक पद होगा लब्ध्वा। इसका अर्थ भी है प्राप्त करके। दूसरा शब्द है कुशलः, अर्थात किसी काम में कुशल। इसका समानार्थक पद होगा दक्षः। इसका भी वही अर्थ होता है किसी कार्य में कुशल या दक्ष। तीसरा शब्द हर्षस्य, अर्थात खुशी का। इसका समानार्थक पद है प्रसन्नतायः। इसका भी अर्थ है खुशी का या प्रसन्नता का। अगला शब्द है देहस्य, अर्थात शरीर का। इसका समानार्थक पद होगा शरीरस्य, अर्थात शरीर का। और अंतिम शब्द है वैद्यम, अर्थात डॉक्टर। इसका समानार्थक पद होगा चिकित्सकम, अर्थात चिकित्सा करने वाला डॉक्टर। अभ्यास का 5वां भाग। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में अर्थात एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, अर्थात मंच पर, मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। इसका एक पद में उत्तर होगा चत्वारः, अर्थात 4। दूसरा प्रश्न के कोलाहलम कुर्वन्ति, अर्थात कौन शोर कर रहे हैं। इसका एक शब्द में उत्तर होगा श्रोतारः, अर्थात श्रोतागण। तीसरा प्रश्न है गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति, अर्थात गजाधर नाम का कवि किसके उद्देश्य पर अपनी कविता प्रस्तुत करता है। इसका उत्तर है आधुनिकम वैद्यम, अर्थात वो कवि आज के डॉक्टर को उद्देश्य मानकर अपनी कविता प्रस्तुत करता है। चौथा प्रश्न तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, अर्थात तुंदिल नाम का कवि किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है। इसका उत्तर है तुंदस्य, अर्थात अपनी तोंद के ऊपर से वो अपना हाथ फेरता है। अगला प्रश्न लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, अर्थात संसार में पुनः पुनः अर्थात बार बार क्या होते हैं। इसका उत्तर है शरीराणि। अंतिम प्रश्न है किम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात क्या करके घी पीना चाहिए। इसका उत्तर होगा श्रमम, अर्थात मेहनत करके। अभ्यास का 6ठा भाग। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत, अर्थात दिए गए शब्दों को चुनकर कहानी को पूरा कीजिए। इन शब्दों की उचित व्यवस्था करने के बाद कहानी कुछ इस प्रकार होगी। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्, अर्थात पुराने समय में एक राजा का एक प्यारा बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत, अर्थात बंदर हाथ के पंखे के द्वारा उसे हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, अर्थात बंदर बार बार अपने पंखे से उसे हटा रहा था, परंतु फिर भी वो बार बार राजा की नाक के ऊपर ही आकर बैठ रही थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने अर्थात उस बंदर ने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु
खड्गप्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। परंतु तलवार के प्रहार के द्वारा राजा की नाक कट गई। अतः एव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता, अर्थात मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करना उचित नहीं होता है। अभ्यास का अंतिम भाग, विलोम पदानि योजयत, अर्थात विपरीतार्थक शब्दों को आपस में जोड़िए। पहला शब्द है अधः, अर्थात नीचे। इसका विलोम शब्द होगा उपरि, अर्थात ऊपर। दूसरा शब्द अंतः, अर्थात अंदर। इसका विलोम पद होगा बहि, अर्थात बाहर। तीसरा शब्द दुर्बुद्धे, जिसका अर्थ है बुरी बुद्धि वाला। इसका विलोम पद होगा सुबुद्धे, अर्थात अच्छी बुद्धि वाला। इसके बाद उच्चई शब्द है, जिसका विलोम पद होगा नीचई। और अंतिम शब्द दुर्लभम, इसका विलोम पद होगा सुलभम। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत के चौथे पाठ का अभ्यास।